हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल आशीष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी बुक्स 11th 12th मैथ्स के क्लासेस अपने चैनल में डाल रहे हैं, जिससे आपको मेरे यूट्यूब चैनल में 11th 12th मैथ्स के जितने भी टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी। आज उसी क्रम में 11th क्लास का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है वो आपको बोर्ड में यहाँ दिखाई दे रहा है, समुच्चय अर्थात सेट्स। स्टूडेंट से जो क्लास होगी ये दोनों लैंग्वेज में होगी, बाईलैंग्वेज क्लास, जिससे दोनों ही लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो समुच्चय जो है, जो बच्चे अभी 10th पास करके 11th क्लास में आएंगे, समुच्चय उन सभी के लिए एक नया टॉपिक है। तो समुच्चय पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो 11th क्लास का सेकंड टॉपिक है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, और इसी 11th क्लास में अंत में एक टॉपिक होगा आपका चैप्टर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उसमें भी समुच्चय का विधिवत रूप से यूजेज है, इसलिए समुच्चय को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो आज आइए हम समुच्चय को पढ़ते हैं। समुच्चय क्या है और किस तरीके से हम समुच्चय को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल जो एनसीईआरटी बुक्स के पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ। हम इस वीडियो को पार्ट वाइज बनाएंगे। समुच्चय चैप्टर जो है इसको हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाया जाए। वीडियो के लास्ट में आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क को आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके कमेंट में आप अपने आंसर या कोई भी अगर डाउट है तो उस डाउट को आप भेज सकते हैं। तो देखिए गाइस, समुच्चय एक विशेष प्रकार के अवयवों का समूह है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। जो समुच्चय है वो एक विशेष प्रकार के अवयवों का समूह है जिनके अपने आप में एक विशेष प्रकार की विशेषता होती है। उन सभी चीजों को अगर हम एक साथ जमा करें या इकट्ठा करें, उन्हें ही हम गणितीय भाषा में समुच्चय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स, भारत की नदियों का समूह, कक्षा 11 के छात्रों का समूह। तो इन सब क्या पता चल रहा है कि भारत की नदियों का समूह, नदियां तो पूरे विश्व भर में है, बट कुछ नदियां जो भारत की हैं, कुछ नदियां जो भारत की है, तो इनकी विशेषता क्या है? नदियां हैं, पर कहाँ की नदियां? भारत की। तो उन सभी को जब एक समूह में डाला जाता है तो ये समुच्चय है। या कक्षा 11 के छात्र, जो कक्षा 11 के छात्र हैं, उन सभी छात्रों को एक विशेष प्रकार की विशेषता है कि वो कक्षा 11 के छात्र हैं, ना वो कक्षा 10 के हैं और ना ही कक्षा 12 के हैं। तो ये सभी छात्र कक्षा 11 के हैं। तो कक्षा 11 के छात्रों का जो समूह है वो क्या होता है? आपका विशेष प्रकार की एक विशेषता है। तो ये अपने आप में एक समुच्चय है। ठीक है गाइस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समुच्चय को एक मझले कोष्टक, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और इंग्लिश में इसको कर्ली ब्रैकेट, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं मझला कोष्टक। तो समुच्चय को एक मझले कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अर्थात जो समुच्चय है उस समुच्चय की पहचान क्या है कि समुच्चय को एक कर्ली ब्रैकेट, मझले कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, मझले कोष्टक के भीतर जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें अवयव कहते हैं।
अर्थात मजले कोष्टक के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या अवयव उन्हें कहा जाता है। समुच्चय को एक मजले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। मजले कोष्टक के भीतर जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन सभी को अवयव कहा जाता है, एलिमेंट्स के रूप में कहा जाता है। तो आपने 2 पॉइंट नोट कर लिए होंगे। पहला पॉइंट, समुच्चय को एक मजले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, समुच्चय को एक मजले कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, मजले कोष्टक के भीतर जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन सभी को अवयव, एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। गाइस आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो मैं इसको मिटाता रहूंगा। आप साथ साथ में वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। थर्ड पॉइंट, मजले कोष्टक के भीतर लिखे जाने वाले, मजले कोष्टक के भीतर लिखे जाने वाले अवयवों को, मजले कोष्टक के भीतर लिखे जाने वाले अवयवों को अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह अर्थात आप जानते हैं कॉमा के माध्यम से अलग अलग करके लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट, मजले कोष्टक के भीतर जितने भी अवयव, एलिमेंट्स को लिखा जाएगा उन सब को अर्धविराम के माध्यम से सेपरेट, अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करने जरूरी है। पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर से, समुच्चय को एक मजले कोष्टक के भीतर लिखा जाता है, उसी की पहचान समुच्चय है। दूसरा पॉइंट, उस मजले कोष्टक के भीतर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन सभी को अवयव, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जो भी मजले कोष्टक के भीतर लिखे जाने वाले अवयव हैं उनको अर्धविराम चिन्ह अर्थात कॉमा के माध्यम से अलग अलग सेपरेट तरीके से लिखा जा सकता है। इन सभी पॉइंटों को देखिए, एग्जांपल्स, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अर्थात कलेक्शन, इंग्लिश में अगर इस एग्जांपल को देखें, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वॉवेल्स वी डैश मजला ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो इस तरीके से आप एक समुच्चय को लिख सकते हैं। समुच्चय की पहचान, कर्ली ब्रैकेट लगा होना चाहिए मजला कोष्टक, उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई हैं उन सभी को अवयव कहा जाता है और इन सभी अवयवों को कॉमा के माध्यम से अलग अलग किया गया है। यही आपके समुच्चय की पहचान है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए, अभी हमने समुच्चय का रोस्टर रूप पढ़ा था, उसके लिए एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव, किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जा सकता, अर्थात प्रत्येक अवयव एक दूसरे से अलग होता है। इट मीन्स तो समुच्चय का रोस्टर रूप होता है, इसमें एक नोट पॉइंट विशेष रूप से याद होना चाहिए कि इसको लिखते समय एलिमेंट्स या अवयव इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। हर एलिमेंट की अपनी एक विशेष प्रकार की विशेषता होती है, अर्थात इसमें किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। तो इसको याद करना है, इसी के लिए मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखा है, स्कूल शब्द का रोस्टर रूप में समुच्चय।
अब स्कूल शब्द की स्पेलिंग क्या होती है? SCHOOL। अब इस शब्द में आपको पता है SCHOL के रूप में लिखा जाएगा। जब हम स्कूल शब्द को समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो हमें पता है ओ शब्द 2 बार आ रहा है, ओ लेटर 2 बार आ रहा है, बट इस ओ लेटर की पुनरावृत्ति हमको समुच्चय में सिर्फ एक ही बार करनी है। ये आपका स्कूल शब्द का रोस्टर रूप में समुच्चय है। इसी प्रकार से एक और वर्ड लेते हैं, टेलीफोन। तो टेलीफोन का अगर हम जब समुच्चय रूप लिखेंगे तो TEL, क्योंकि ई इसके बाद दोबारा आना है, परंतु ई शब्द की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी क्योंकि ई शब्द आ चुका है, इसलिए हमें ई लेटर आ चुका है, तो ई लेटर की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। देखिए लास्ट में भी ए लिखना था, बट ई लेटर एक बार आ चुका है समुच्चय का रोस्टर रूप के अंदर, तो इसलिए ई की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यही नोट पॉइंट विशेषकर रोस्टर रूप में याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समुच्चय का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट समुच्चय का दूसरे रूप में समुच्चय को लिखा जा सकता है समुच्चय निर्माण रूप में, जिसको इंग्लिश में हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी। हाँ तो गाइज देखिए, जो समुच्चय का सेकंड मेथड है उसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रोस्टर फॉर्म। तो इस समुच्चय का दूसरा प्रकार है समुच्चय लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। इसकी क्या डेफिनेशन है? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब है कोई विशेष गुण, सर्वनिष्ठ कोई विशेष गुण, एक विशेष गुण होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता है। इसी सर्वनिष्ठ गुण धर्म, एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी के कारण ही, ये सर्वनिष्ठ गुण धर्म के कारण ही इसे समुच्चय निर्माण रूप कहा जा सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे वी माने वॉवेल्स, वॉवेल्स का रोस्टर रूप में जो समुच्चय हमने लिखा था वो क्या लिखा था? AEIOU। अगर इसी को हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है तो किस प्रकार से लिखना पड़ेगा? मजले कोष्ठक के अंदर एक्स, इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब होता है हिंदी में इस प्रकार, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सच दैट। एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब देखिए इसमें एक सर्वनिष्ठ, इस पूरे सूचीबद्ध तरीके को एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म के आधार पर कैसे लिख दिया कि जो भी ये मजले कोष्ठक के अंदर अवयव लिखे गए ये सभी के सभी एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म पर आधारित है कि ये सभी के सभी अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर हैं। तो इन सभी का एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म है स्वर का, और किसके? अंग्रेजी वर्णमाला के। इसी प्रकार से हम किसी भी समुच्चय के रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं। गाइस इसके अन्य उदाहरण भी हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। जैसे अगर हम एक समुच्चय को लिखें कि x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, और उसके बाद इसमें कुछ एक विशिष्ट गुण धर्म लगा देते हैं जो इस प्रकार है, अर्थात x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है, जो 3 से बड़ी है तथा 10 से छोटी है। तो इसी समुच्चय निर्माण रूप को अगर हम रोस्टर रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 से बड़ी तथा 10 से छोटी है। तो प्राकृतिक संख्या जो 3 से बड़ी तथा 10 से छोटी है, अर्थात 3 और 10 उसमें नहीं आएंगे,
और 3 और 10 के मध्य जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी के सभी इस मझले कोष्ठक के भीतर लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट गुण क्या है कि प्राकृतिक संख्या है, साथ में एक विशिष्ट गुण है कि वो सभी के सभी संख्याएं 3 से बड़ी तथा 10 से छोटी हैं। इसके अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे इसके अन्य उदाहरणों को क्या लिखा जा सकता है कि x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। अब इसके एक विशिष्ट गुण लिखना पड़ेगा जो x स्क्वायर 40 से छोटा है, लेस देन 40। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज x स्क्वायर लेस देन 40, कि x एक प्रकार का ऐसा धन पूर्णांक है जिसका वर्ग 40 से छोटा है, जिसका वर्ग 40 से छोटा है। तो इसको हम अगर रोस्टर रूप में तो लिखें तो कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद हम 7 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 धन पूर्णांक तो है, परंतु अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो 7 का वर्ग 49 होता है, जो 49 40 से बड़ा है और ये प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देगा। इस कारण ये प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देगा, इस कारण 7 इसके अंदर नहीं आ सकता। इसके अंदर सभी वो धन पूर्णांक आ सकते हैं जिनका वर्ग 40 से छोटा होगा। तो इसीलिए इसके 1 2 3 4 5 6 ये 6 अवयव भी इस समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। कभी क्वेश्चन रोस्टर रूप में आ जाता है तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में इस माध्यम से लिखा जाता है कि x such that x is a positive integer which property is x square is less than 40, अर्थात x such that x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है जो कि x का वर्ग 40 से छोटा है। ये सभी समुच्चय निर्माण रूप में आता है और समुच्चय निर्माण रूप को मेरे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समुच्चय निर्माण रूप को समझ गए होंगे। आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसमें जब हम समुच्चय के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, समुच्चय क्या है, समुच्चय का रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा समुच्चय चैप्टर का, उस पार्ट के कमेंट्स में आप ये जो वीडियो बन रहा है इसके पार्ट जो भी आएगा इसके कमेंट्स में आप अपने होमवर्क के आंसर भेज सकते हैं और जो भी डाउट होगा आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर को औचित्य दें। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएगा प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें से आपको पहचानने के कौन से समुच्चय हैं और वो समुच्चय है या नहीं है, तो अपने उत्तर का कारण भी दें। तो इसका अंतर्गत पहला क्वेश्चन है ए, जे अक्सर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह। जी अक्सर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए आप जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं। जो भी मंथ की स्पेलिंग जे लेटर से स्टार्ट होगी वो आपके समुच्चय के अंदर लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आप इसमें समुच्चय बना सकते हो। जनवरी, जो फरवरी है वो आपका एफ से शुरू होता है, मार्च एम से शुरू होता है, अप्रैल ए से, मई और उसके बाद फिर जून, और इसी के तुरंत बाद जैसे स्टार्ट होने वाला वर्ड जुलाई। इसके बाद आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी मंथ्स हैं उन सभी के लेटर जैसे स्टार्ट नहीं होते
तो उनको हम इस समुच्चय के अंदर नहीं रखेंगे। तो समुच्चय क्या है, जनवरी, जून, जुलाई। तो अपने उत्तर ये हमने जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो उसका आंसर आपका इस प्रकार से आप दे सकते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। इसी के हिसाब से आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसी का एक क्वेश्चन आपके पास है। सेकंड हम ले सकते हैं ये वाला, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, 100 से कम। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी, 2, 3, 4 ऐसे होते होते कहां तक जाएंगे, 99। क्योंकि हमको क्या लेना है, 100 से कम, 100 तक नहीं, 100 नहीं बोला, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 1, 2, 3, 4, 5 10 99 तक। तो ये सभी के सभी एक प्राकृतिक संख्या है और इनका एक विशिष्ट गुण है कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, जो कि सभी 100 से कम है। तो इनका अंदर एक विशेष गुण है। ऐसी इस क्वेश्चन में भी विशेष गुण था। आप अपने उत्तर का औचित्य भी ये दे सकते हैं कि जैसे मैंने समुच्चय में बताया था स्टार्टिंग में, कि जो समुच्चय होता है उसके अंदर जितने भी अवयव लिखे जाते हैं वो सब एक विशेष प्रकार के अवयव होते हैं, उन सभी की एक विशेषता होती है। तो उसी विशेषता के आधार पर इन्हें विशेष प्रकार के समुच्चय के आधार पर इसी तरीके से हम संग्रहित कर सकते हैं। विशेषता क्या है, क्योंकि सभी के सभी जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है और 100 से कम है। ऐसे ही एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसे आप समुच्चय की श्रेणी के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं ये मेरी नजर में कुछ और है, किसी और की नजर में कुछ और है, और आपकी नजर में आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कोई और हो सकता है। तो कोई ये सर्वनिष्ठ गुण नहीं है। अगर इसमें ये कहा जाए कि भारत के 11 बल्लेबाजों का संग्रह है, तो वो एक समुच्चय को दिखाता है, क्योंकि उनकी एक विशेषता है कि वो सभी के सभी बल्लेबाज भारत के हैं। परंतु विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बन सकता समुच्चय का आधार, क्योंकि वो एक विशेष गुण के आधार पर सबके हिसाब से अलग अलग है, तो वो समुच्चय का आधार नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन हो गए, और 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के कुछ 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपने इस वीडियो में आपने कमेंट करके ये सारे आंसर्स बताने हैं। ठीक है, रिटर्न करके आप मेरे को ये सारे आंसर सेंड कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 9 गुणों का संग्रह, फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3, इन सभी का संग्रह बनाना है समुच्चय के रूप में। अगर है तो सभी संपूर्णांकों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है, वही मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। अब ये समुच्चय आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप से हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो कि -3 से बड़ा है तथा +7 से छोटा है। तो आपको पता है पूर्णांक धन और ऋण दोनों होते हैं, तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं। देखिए इसको उत्तर में लिख सकते हैं, -3 से बड़ा, तो ऋणात्मक के हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं -2, -1। ऋण से आपको धन की तरफ चलना है, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और +6।
तो ये सभी के सभी आपके 3 से बड़े हैं, -3 से बड़े और 7 से छोटे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ना ही यहाँ पे 3 लेना है माइनस का और ना ही प्लस का 7 लेना है, क्योंकि वो 3 से बड़े, -3 से बड़े और 7 से छोटे हैं। तो ये इस समुच्चय निर्माण का रोस्टर होता है। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी सच दैट एक्स, इस प्रकार बी इक्वल टू मजले कोष्टक के अंदर एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है कि x इस प्रकार है कि x जो संख्या वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बिल्कुल इसको कैसे लिखेंगे हम, प्राकृतिक संख्या आप सभी को पता है 1 से स्टार्ट होती है और ये कितने से कम होनी चाहिए, 6 से कम। तो इसको रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट भी करते रहना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के एंड में कमेंट में अपने डाउट क्लियर करके बताना। मैं उसको वीडियो के एंड में आप कमेंट्स में क्वेश्चन के आंसर और अपने डाउट्स बताना। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको एक बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसमें होमवर्क दूंगा। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि सी एक समुच्चय x सच दैट x इस प्रकार है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। माफ कीजिए, क्वेश्चन गलत लिख दिया। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के, ट्रिग्नोमेट्री, देखिए आपने 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ी है, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में इसका बहुत यूज है, हम इसमें पढ़ेंगे। बट फिलहाल एक शब्द ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये किस तरीके से आप लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक जो वर्ड होता है, वर्ड में अगर आपका कोई भी लेटर 2 बार आएगा तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हर एक लेटर अपने आप में एक नया लेटर, एक गुण विकसित करता है। तो इसको देखेंगे ट्री, टी आर आई जी एन ओ, अभी तक कोई भी लेटर डबल नहीं आया, आगे भी दिखते रहेंगे, एम ई। अब देखिए टी यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना, तो ये पहले आ चुका है इसलिए इसको पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आर भी पहले आ चुका है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। वाई, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जो समुच्चय होगा TRIGNOMEY के रूप में होगा। तो इसको आप नोट करिए, ढंग से समझिए। अब मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसमें होमवर्क देखिए स्टूडेंट्स क्या है। पहला, x सच दैट x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ये आपको आंसर करके मुझे भेजना है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। सेकंड, x इस प्रकार x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इट मींस प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 के भाजक है। आपको अभाज्य संख्या का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और थर्ड है सी, बेटर, BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, आपको ये करने हैं। और ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो समुच्चय चैप्टर है इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट आज यहीं पे एंड करेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, इसकी रेगुलर इसकी वीडियोज आती रहेंगी, तो नेक्स्ट पार्ट जो इसके आगे स्टार्ट होगा इस वीडियो का वो आप तक पहुंच जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पढ़ाई विधिवत घर पे जारी रखनी है, उसके लिए हम सभी टीचर्स अब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उनके आदेश के अनुसार हम क्या कर रहे हैं कि घर से बैठकर आप सब भी घरों में बैठकर
पढ़ते रहें। हम सभी अध्यापकों का आपको भरपूर सहयोग रहेगा कि ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से हम आपको पढ़ाते रहें। कोविड-19 पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल रहा है। इसके बचाव के लिए आप घर में ही रहें और घर बैठे बैठे आप पूरी लगन से मेहनत करते रहें और अध्ययन करते रहें। आपको वीडियो विधिवत रूप में मिलती रहेगी। धन्यवाद।